हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन योर इकोनॉमिक्स स्टेशन अनलॉक इकोनॉमिक्स। आज की क्लास के अंदर हम लोग जीरो टू हीरो बैच जो हमारा बीच में रुका हुआ था एग्जाम की वजह से, बिजनेस के एग्जाम की वजह से, हम आज से वापस उसे कंटिन्यू करेंगे। और आज हमारा जीरो टू हीरो बैच का पार्ट चलेगा हमारा। कौन सा पार्ट चलेगा हमारा? पार्ट चलेगा हमारा जो है 31। जीरो टू हीरो बैच का हमारा पार्ट कौन सा चलेगा? तो पार्ट चलेगा हमारा 31 चलेगा। कौन चलेगा? 31 चलेगा। 31 चलेगा। जीरो टू हीरो बैच का पार्ट हमारा कौन सा चलेगा? 31 चलेगा। ठीक है। इसके अंदर हम लोगों का जो है 12th इकोनॉमिक्स का चैप्टर चलेगा, जीरो टू हीरो बैच का पार्ट नंबर 31। और आज हम नेशनल इनकम चालू करने वाले हैं। आज हम क्या चालू करने वाले हैं? तो नेशनल इनकम चालू करने वाले हैं। आप नेशनल इनकम बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा आप लोगों को। यहां के अलावा कोई और वीडियो, कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बार आप लोगों ने नेशनल इनकम पढ़ ली, इसके बाद सवाल भी होंगे आपसे और सारे सवाल होंगे आपसे, आंसर भी निकलेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। लेकिन चैनल को, वीडियो को चालू करने से पहले मैं आपको बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर करें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपके बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने नेशनल इनकम नहीं पढ़ रखी, उसको ये वीडियो शेयर करें। और वीडियो शेयर करने के बाद उन लोगों को क्या करें? उन लोगों को वीडियो शेयर करने के बाद उन्हें बोलें कि दीपक सर की क्लास चालू हो चुकी है। दीपक सर की क्लास क्या है? चालू हो चुकी है। और दीपक सर ने नेशनल इनकम पढ़ाने के लिए हमें क्या बोला है? हमें नेशनल इनकम पढ़ाने के लिए बोला है। इसीलिए हम इसको चालू करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। तो देखो, हम लोग चालू कर रहे हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम के अंदर हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है नेशनल इनकम का, वो जो है हमारा सबसे पहला टॉपिक, वो क्या आता है? टाइप्स ऑफ गुड्स आता है। क्या आता है? टाइप्स ऑफ गुड्स आता है। वस्तुओं के, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। पहली वीडियो ऐसी है, पहला चैनल ऐसा है जिसमें आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों कराई जाएगी। बस आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है। टाइप्स ऑफ गुड्स, एक आता है फाइनल गुड्स जिसे बोलते हैं अंतिम वस्तु। एक आता है इंटरमीडिएट गुड्स जिसे बोलते हैं मध्यवर्ती वस्तु। उसे क्या बोलेंगे हम? मध्यवर्ती वस्तु। जो फाइनल गुड्स है वो अंतिम यूज होता है, वो घर में यूज होता है, वो कंजप्शन के लिए यूज होता है। जो इंटरमीडिएट गुड्स है, इसमें अभी प्रोसेस करना बाकी होता है, ये बेचने के लिए अभी इसमें काम करना बाकी है। जैसे ये औरत, ये मैडम क्या करने के लिए लेकर आई? घर के लिए लेकर आई क्या? आटा। और ये क्या कर रहा है? रेस्टोरेंट के लिए आटा लेकर आया। तो जब घर के लिए यूज होगा तो अंतिम वस्तु, बाहर के लिए यूज होगा, बेचने के लिए यूज होगा तो मध्यवर्ती वस्तु। फाइनल गुड्स नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड करी जाती है, इंटरमीडिएट गुड्स नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं करी जाती। समझ में आ गया? आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या है हमारा जो फाइनल गुड्स चल रहा है? फाइनल गुड्स के अंदर क्या होती है? ये दो तरीके की गुड्स होती है फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स दो तरीके की होगी। फाइनल गुड्स क्या है? दो तरीके की होगी। एक होगा कंजप्शन गुड्स, एक होगा कैपिटल गुड्स। जो कंजप्शन गुड्स होगा इसे बोलते हैं उपभोग वस्तु। उसे क्या बोलते हैं हम? उपभोग वस्तु। और जो कैपिटल गुड्स होता है इसे बोलते हैं हम पूंजीगत वस्तु। क्या बोलेंगे हम? पूंजीगत वस्तु बोलेंगे। जो कंजप्शन गुड्स होता है वो कंज्यूम करा जाता है। जो कैपिटल गुड्स होता है ये महंगा महंगा सामान होता है, परचेज बाय प्रोड्यूसर फॉर यूजिंग देम द प्रोडक्शन। ये ऐसा सामान होता है जो उत्पादन प्रक्रिया में क्या देता है? योगदान देता है। और ये घर के लिए यूज करा जाता है, कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने के लिए यूज करा जाता है कंजप्शन गुड्स। उपभोग वस्तु, उपभोग वस्तु क्या होती है? जिससे संतुष्टि मिलती है। और पूंजीगत वस्तु क्या होती है? जिससे प्रोडक्शन होता है। ठीक है, फिर इसके बाद जो फाइनल गुड्स है उसमें हमने पढ़ा कंजप्शन गुड्स। फाइनल गुड्स का मतलब अंतिम वस्तु मैंने बताया।
अंतिम वस्तु वो वस्तु होती है जो उत्पादन की सारी रेखा पार कर चुकी होती है, इसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन करने का जरूरत नहीं पड़ता, इसमें कोई प्रक्रिया बाकी नहीं होती, ठीक है। और कंजप्शन गुड्स मैंने बताया, फिर मैंने बताया कैपिटल गुड्स। कंजप्शन गुड्स वो होती है जो हम घर के लिए यूज करते हैं, कैपिटल गुड्स वो होती है जो जिससे सामान हम बनवाते हैं। फिर एक होता है ड्यूरेबल, टिकाऊ वस्तु, गैर टिकाऊ, अर्ध टिकाऊ और सेवा। जो कंजप्शन गुड्स होती है, जो उपभोग वस्तु होती है, जो उपभोग वस्तु होती है वो क्या होती है, कंज्यूमर ड्यूरेबल मतलब टिकाऊ वस्तु होती है जो लंबे समय तक चले, 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल चले। टिकाऊ वस्तु गाड़ी हो गई, लंबे समय तक चलती है, ठीक है। कंज्यूम नॉन ड्यूरेबल जो गैर टिकाऊ, जो टिके ही ना, जैसे दूध है, सब्जियां हैं, खाने के बाद या रखने के बाद जल्दी खराब हो जाती है, गैर टिकाऊ हो गया। अर्ध टिकाऊ सेमी ड्यूरेबल जैसे कपड़े हैं, कुछ दिनों तक हमारे कपड़े चलते हैं फिर उसके बाद बेकार हो जाते हैं। सेवा जो मैं आपको सर्विस प्रोवाइड करा रहा हूं, ये क्या हमारी सेवा है, ठीक है। पता लग रहा है ना। चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी फटाफट। अब देखो ड्यूरेबल मैंने बता दिया, जो लंबे समय तक चलती है, इसे क्या बोलते हैं, टिकाऊ वस्तु। इसे बोलेंगे गैर टिकाऊ, इसे बोलेंगे अर्ध टिकाऊ, ठीक है। जो लंबे समय तक चले, मोर देन 1 रिपीट मतलब बार बार यूज करा जाए, वो क्या हो गया, हमारा ड्यूरेबल हो गया। जो एक बार यूज करी जाती है वो नॉन ड्यूरेबल हो गया। जो कभी कभार यूज करी जाती है, जो थोड़ी चलती है, समय तक चलती है, फोन हो गया, हमारा फर्नीचर हो गया, ठीक है। सर्विसेज जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं ये सेवा हो गई, ठीक है। फिर इसके बाद फाइनल गुड्स के अंदर, पेपर के अंदर, इसमें कई बार फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर क्या आता है, अंतर पूछ लेता है। अंतर, अगर आप लोगों ने देखो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब करें। कारण बता देता हूं क्यों चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस चैनल पर हमने बहुत सारी वीडियोस पहले डाल रखी है। आपको क्या करना, 2x स्पीड पर देखते जाना, देखते जाना, देखते जाना। समझ में आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद फाइनल गुड्स मैंने बता दिया, ठीक है। फाइनल गुड्स अंतिम वस्तु और ये मध्यवर्ती वस्तु। इसमें फाइनल ये रेडी होता है फाइनल कंजप्शन के लिए, ये नॉट रेडी होता, ये तैयार नहीं हुआ होता। इसके अंदर आगे की प्रक्रिया बाकी है, बाकी नहीं होती, सारा प्रोसेस हो चुका होता है, इसमें बाकी है। इसने सारी बाउंड्रीज क्रॉस कर ली, अब इसमें कोई काम होना बाकी नहीं है, इसने अभी क्रॉस नहीं करी, ठीक है। फिर उसके बाद नॉट मींट रीसेल, इसे दोबारा नहीं बेचा जा सकता, इसे बेचा जा सकता है। ये इंक्लूड करा जाता है नेशनल इनकम के अंदर, फाइनल गुड्स अंतिम वस्तु इंक्लूड करा जाता है और ये इंक्लूड नहीं करा जाता। समझ में आ गया। फिर इसके बाद हमारा आता है फाइनल गुड्स के अंदर, इट कैन समटाइम हैपन द सेम गुड्स कैन बी ट्रीटेड द फाइनल गुड्स। जैसे मान लो ये हाउस होल्ड के लिए यूज करा जाएगा, फाइनल गुड्स के अंदर होगा, ठीक है। लेकिन ये ब्रेड है, बेचने के लिए यूज करा जाता है तो इंटरमीडिएट। मतलब एक ही सामान अलग अलग सिचुएशन पर अलग अलग तरीके से हम क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। समझ में आ गया। जब हम घर के लिए आटा खरीद कर लेकर आते हैं तो फाइनल होता है, अगर कोई बेकरी वाला आटा खरीद के लेकर आएगा तो वो इंटरमीडिएट कहलाएगा, मध्यवर्ती वस्तु कहलाएगा। समझ में आया। अंतिम वस्तु इसकी ये इंक्लूड करा जाता है नेशनल इनकम के अंदर, मध्यवर्ती वस्तु इंक्लूड नहीं करा जाता, ठीक है। फिर उसके बाद क्लासिफाई द फॉलोइंग फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स को और क्लासिफाई कर दिया। इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट बाय द फर्म, ये किसके अंदर होगा, ये सारी चीज आपको बतानी है। लैपटॉप, ठीक है, ये सारी चीज आपको बतानी है। जल्दी से कमेंट करके बताना, ठीक है, फटाफट कमेंट करके बताना, ठीक है। देखो अब सॉल्यूशन है आगे इसका। हम बात कर रहे हैं एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट, ये किसके अंदर होगा, एक्सपेंडिचर ऑन फर्म इज इंटरमीडिएट गुड्स, दिस इज बिकॉज एन इंटरमीडिएट कंजप्शन। एडवर्टाइजमेंट के ऊपर जो पैसा खर्चा करा जा रहा है, प्रचार के ऊपर जो पैसा खर्चा करा जा रहा है, ये मध्यवर्ती वस्तु कहलाती है। इट इज एन इंटरमीडिएट गुड्स बी रिसोल्ड अगेन। क्या बोला, मोबाइल सेट परचेज
डीलर के द्वारा सामान बेचा जा रहा है तो ये क्या हो गया, ये भी इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा। ठीक है, ये इंटरमीडिएट मध्यवर्ती वस्तु कहलाएगा। पेट्रोल परचेज बाय पब्लिक, पेट्रोल हमारे द्वारा खरीदा गया तो ये अंतिम कहलाएगा, फाइनल गुड्स कहलाएगा। ठीक है, लैपटॉप इंस्टॉल ऑफिस कैन बी, ऑफिस में यूज करा जा रहा है वो क्या करा जा रहा है, फाइनल गुड्स कहलाएगा, फाइनल कंजप्शन कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ, क्योंकि लैपटॉप नहीं बेच रहा, वो सर्विस बेच रहा है। समझ में आ गया। फिर इसके बाद हमारा आता है वेरिएबल, वेरिएबल। फिर इसके बाद हमारा क्या आता है, वेरिएबल आता है ना, स्टॉक वेरिएबल आता है हमारा, इसे हिंदी में बोलते हैं चर। इसे हिंदी में क्या बोलेंगे हम, चर। चर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्टॉक और एक होता है प्रवाह, है ना। जो हमारा स्टॉक है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब एक निश्चित बिंदु पर, फिर उसके बाद हम बात करें जो स्टॉक है ये डू नॉट हैव एन एलिमेंट टाइम अटैच टू देम, ये स्टैटिक नेचर, कभी बढ़ जाता है कभी कम हो जाता है। एग्जांपल कैपिटल, बैंक डिपॉजिट, वाटर इन टैंक, ये सारा क्या है, स्टॉक है। स्टॉक का मतलब सुनो, स्टॉक का मतलब हिंदी में भी स्टॉक ही बोलते हैं। स्टॉक का मतलब एक निश्चित बिंदु पर उपलब्ध वस्तु की मात्रा जो फ्यूचर के लिए हो या प्रेजेंट के लिए हो। जो अभी हमारे पास सामान उपलब्ध है वो या तो अभी हम यूज करेंगे या फ्यूचर में यूज करेंगे, वो हमारा क्या कहलाता है, स्टॉक कहलाता है। समझ में आया। जैसे भी दुकान के अंदर कितना सामान पड़ा हुआ है ये वो स्टॉक कहलाएगा। प्रवाह का मतलब एक टाइम पीरियड के अंदर, ये एक देखो इंटरवल टाइम के अंदर करा जाता है। समझ में आया। फिर ये डायनेमिक नेचर का होता है, ये बदलता रहता है, कभी आना जाना लगा रहता है। तो देखो क्या आया, कैपिटल फॉर्मेशन हुआ, इंटरेस्ट हो गया, वाटर टैंक फ्लोइंग, कितना पानी बह रहा है, ये सारी चीज। मतलब इनकम कभी आती है कभी हम एक्सपेंस करते हैं, तो ये सारी चीज हमारे किसके अंदर आती है, हमारा प्रवाह के अंदर आता है, फ्लो के अंदर आता है। फ्लो के अंदर क्या होता है, प्रवाह बना रहता है, आने जाना होता है, इसमें लिक्विडिटी पाई जाती है, उसमें स्टेबिलिटी पाई जाती है। ठीक है। फिर क्वांटिटी ऑफ ए राइस स्टोर्ड, स्टॉक कहलाएगा। नंबर ऑफ बर्थ क्या कहलाएगा, फ्लो कहलाएगा। मनी सप्लाई स्टॉक है। ठीक है। वाटर ओवरहेड टैंक, पानी से बाहर जा रहा है, फ्लो कहलाएगा। सेल ऑफ व्हीट, सेल हो रही है बाहर जा रही है, क्या कहलाएगा हमारा, ये फ्लो कहलाएगा। ठीक है। अब देखो नेशनल इनकम के हमारे कितने मेथड हैं, हमारे 3 मेथड हैं। नेशनल इनकम के हमारे कितने मेथड हैं, 3 मेथड हैं। राष्ट्रीय आय निकालने की 3 विधि हैं। पहला मूल्य वृद्धि विधि, ठीक है। दूसरा आय विधि, तीसरा व्यय विधि। ठीक है। हमारे देश की एक इकोनॉमी के अंदर, मान लो ये देश की एक इकोनॉमी है, देश की एक इकोनॉमी के अंदर जितना पैसा आ रहा है उतना ही जा रहा है, उतने का ही सामान बन रहा है। मतलब इन तीनों में से हम किसी भी मेथड से नेशनल इनकम निकालें एक देश की, तो नेशनल इनकम हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। अगर हम इन तीनों में से किसी की भी नेशनल इनकम निकालते हैं तो नेशनल इनकम क्या होगी हमारी, बराबर होगी, किसी भी मेथड से निकालें। अगर क्वेश्चन अलग है तो देखो अलग होगा, लेकिन जैसे मान लो हम भारत की निकालें, इस समय भारत की नेशनल इनकम निकालें, चाहे इस मेथड से निकालें, इस मेथड से निकालें या इस मेथड से निकालें, हमारा आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। 3 मेथड है। ठीक है, 3 मेथड है, ये भी करेंगे, 3 मेथड है, ये भी करेंगे, लेकिन हम कर रहे हैं अभी थियोरेटिकल पार्ट। हम कर रहे हैं अभी क्या, थियोरेटिकल पार्ट। अगला पेज देख लेते हैं क्या है। थ्योरी खत्म करने के बाद अभी देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट, हमें ये नहीं करना, हमें सिर्फ अभी थ्योरी करनी है, थ्योरी करनी है। हाँ अब आ गई थ्योरी, थ्योरी आ रही है थ्योरी। चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब 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 सब्सक्राइब, चैनल को करो सब्सक्राइब, दीपक ठाकुर को करो वायरल। ओ हो गए वायरल, हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो इकोनॉमिक टेरिटरीज या डोमेस्टिक टेरिटरीज, ठीक है।
समझ में आया? इकोनॉमिक टेरिटरीज या डोमेस्टिक टेरिटरीज। घरेलू टेरिटरीज बोल दो, इकोनॉमिक टेरिटरी, आर्थिक टेरिटरी। टेरिटरी का मतलब देखो हिंदी में पता नहीं क्या होता है ना। अब देखो ये हमारा भारत है, ठीक है। इकोनॉमिक टेरिटरी और डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या है? इकोनॉमिक टेरिटरी और डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या है? ये जो भारत है ना, इस भारत देश की जो सरकार है, इस सरकार का कंट्रोल जहां जहां होगा वो पॉलिटिकल बाउंड्री कहलाती है। हम सोचते हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है, घरेलू क्षेत्र जो होगा, ये जो भारत का नक्शा है ऐसे वाला, ये जो हमारा भारत का नक्शा बना हुआ है, ठीक है, ये जो हमारा भारत का नक्शा बना हुआ है, हम सोचते हैं यहां से जो पैसा आएगा वो डोमेस्टिक कहलाएगी। नहीं, हमारे देश की जो सरकार है, सरकार का कंट्रोल जहां जहां है, सरकार का कंट्रोल जहां जहां है, वो सारी की सारी डोमेस्टिक टेरिटरीज के अंदर आती है। जैसे सरकार का कंट्रोल समुद्री इलाकों में भी तो है, हवाई क्षेत्र में भी तो है, भारतीय दूतावास, हिंदी में एम्बेसी, दूतावास बोलते हैं, इंग्लिश में एम्बेसी बोलेंगे, उसमें भी तो है। तो जहां जहां भारत देश का कंट्रोल है वो सारा का सारा डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आता है। समझ में आया? तो आगे देखते हैं क्या है। ये देखो, ये है इकोनॉमिक भारत का नक्शा, ठीक है। भारत के नक्शे के बाहर भी तो थोड़ा थोड़ा कंट्रोल होता है, ठीक है। भारत का नक्शा दिखाई दे रहा है ना आपके लिए, पीपीटी, पूरी मेहनत। इतने दिन से मैं बाहर था, कुंभ नहाने के लिए गया हुआ था, लेकिन वहां से आने के बाद मैंने 2-3 दिन का रेस्ट करा कि चलो कोई बात नहीं, रेस्ट भी होना चाहिए, पढ़ाई तो होती ही रहेगी, जिंदगी भर पढ़ाई होती है, ठीक है। लेकिन तब तक दीपक सर पीपीटी बना रहे थे, खाली नहीं बैठे हुए थे। दीपक सर ने ताबड़तोड़ पीपीटी बनाई है। आप लोगों का काम है अब चैनल को सब्सक्राइब करना। दीपक सर ने इतने दिन लगाए पीपीटी बनाने में, कौन बनाएगा ऐसी पीपीटी? लिख कर दे देते हैं तुम लोगों को, लिख कर पढ़ा दिया। डिजाइन देखो कितना बढ़िया है, और डिजाइन अगर बच्चों को अगर अच्छा एग्जाम्पल दिया जाए ना, अगर बच्चों को अच्छा एग्जाम्पल दिया जाए, बच्चों को एग्जाम्पल रियल लाइफ का दिया जाए, तो क्या होगा, उनको अच्छे से समझ में आता है। इसीलिए मैं हमेशा रियल लाइफ का एग्जाम्पल लेकर आता हूं। अभी थोड़ी देर पहले फाइनल कोर्स में वो मैडम औरत जो थी, हमारी मम्मी मान लो, तुम्हारी मम्मी मान लो, जो भी है, वो खाना बना रही थी, रियल लाइफ का एग्जाम्पल। दीपक सर से पढ़ो रियल लाइफ की तरह, इकोनॉमिक्स पढ़ो रियल लाइफ की तरह, इकोनॉमिक्स पढ़ो रियल लाइफ की तरह। क्यों पढ़े हम, क्यों रटें? इकोनॉमिक्स पढ़ो रियल लाइफ की तरह। रियल लाइफ एक इकोनॉमिक्स है, क्योंकि हमने इकोनॉमिक्स में पहले दिन ही हमने डेफिनेशन करी थी, हम जो भी एक्टिविटी करते हैं वो सारी एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। तो पढ़ते हैं ना इकोनॉमिक एक्टिविटी की तरह, पूरी मेहनत लगी है। अब आप लोगों का काम है इस 19 दिन के अंदर, 19 तारीख को पेपर है, आज 1 तारीख है, 19 दिन के अंदर दीपक सर का चैनल में हम सब्सक्राइबर बढ़ा के देंगे। ये आप लोगों का काम है, मेरा नहीं, क्योंकि आप लोगों का चैनल है, ये मेरा चैनल नहीं है। मैंने बहुत बार बोला, मैं सारी क्लासेस यहां पर फ्री में डालूंगा। बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं, क्या करते हैं, शॉर्ट में पढ़ा दिया, क्या करते हैं, पेपर के टाइम पर पढ़ा दिया। नहीं, मैं हमेशा इसी यूट्यूब चैनल पर हमेशा सारी क्लास लूंगा और फ्री ऑफ कॉस्ट लूंगा। कोई ऐप लॉन्च नहीं होगा, बस आप लोगों को क्या करना है, दीपक सर के साथ जुड़े रहना है, वायरल करना है दीपक सर को, क्योंकि मैं आपका सर हूं। समझ में आ गया? चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल बाउंड्री की। पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर अदर कंपोनेंट्स भी आते हैं। पॉलिटिकल बाउंड्री प्लस अदर कंपोनेंट जोड़ दिया, हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी बनता है। जैसे डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूड ज्योग्राफिकल टेरिटरी इन विच इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नमेंट वेयर कैपिटल पीपल। मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफिकल एरिया, भारत का जो नक्शा है उसका एरिया। डोमेस्टिक का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफिकल एरिया, जहां पर सरकार का कंट्रोल होता है, वो क्या होता है, डोमेस्टिक टेरिटरी। लिखा हुआ है ना, डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है। घरेलू क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र हमारे देश के सरकार का जहां जहां कंट्रोल होगा वो हमारे देश का घरेलू इलाका कहलाएगा।
समझ में आया? बिल्कुल आया हो समझ में। देखो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर क्या क्या चीज इंक्लूड करी जाती है, जल्दी फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो फटाफट। डोमेस्टिक टेरिटरी पॉलिटिकल फ्रंटर इंक्लूडिंग एयर वाटर टेरिटरी, मतलब इसके अंदर हवाई क्षेत्र और पानी का एरिया जो होता है समुद्री इलाका वो इंक्लूड करा जाता है। देखो एम्बेसी हिंदी में बोलते हैं दूतावास, हिंदी में क्या बोलेंगे, दूतावास, ये इंक्लूड करा जाएगा। कॉन्सुलेट्स मिलिट्री बेसिस लोकेटेड एब्रोड, हमारे देश के बहुत सारे मिलिट्री एरियाज ऐसे हैं जहां पर सैनिक जाते हैं क्या करने के लिए, ट्रेनिंग लेने के लिए, वो सारे हमारे देश कंट्रोल में आते हैं। शिप हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, मतलब पानी वाला जहाज हो गया, हवाई जहाज हो गया, यहां से जितनी भी चीजें आएगी सारे सरकार के अंदर आएगा। फिशिंग वेसल्स, मछलियां पकड़ी जाती है सारी सरकार के अंदर। नेचुरल गैसेस, ये भी सरकार के अंदर आएगा, ठीक है। फिर ऑल प्राइवेट एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस, मतलब एक देश के अंदर चाहे सरकारी कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो, समुद्री इलाका हो, समुद्री इलाका भी बटा हुआ होता है ना, जैसे मान लो तुमने बहुत बार न्यूज में सुना होगा कि श्रीलंका ने भारत के मछुआरों को पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि एक समुद्री इलाका है, उसमें ना एक बाउंड्री बनी हुई है, इससे पार कोई जाता है एकदम सायरन वाव 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 सायरन बन लग जाता है और उसे पकड़ लिया जाता है। तो वही चीज ये है, ठीक है। तो समुद्री का इलाका हो गया, हवाई का इलाका हो गया, जहां जहां सरकार का कंट्रोल है वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरीज के अंदर आता है। समझ में आ गया? फिर देखो ये रहा, कहां मिलेगी ऐसी पीपीटी, कहां जाओगे हमें छोड़कर, आना वापस यहीं पड़ेगा। अगर आप लोगों को एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके पूरी वीडियो सही से देख लेना, बहुत अच्छे सामने आएगा। ये तो थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल तो कोई दिक्कत नहीं है, सब थ्योरेटिकल ऐसे पढ़ाते हैं। 100% एक बार तुमने नेशनल इनकम देख ली ना, आपको खुद पता लग जाएगा सर जी ये क्या तोड़ दिया तुमने, सर जी ये करा क्या दिया तुमने। अब तो मैं कहीं पढ़ूंगा ही नहीं, अब तो मैं सारे नेशनल इनकम के सवाल करके देखूंगा, क्योंकि दीपक सर आपने मेरे को नेशनल इनकम करनी सिखा दी। समझ में आ गया? जल्दी फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो। ये देखो यहां से ये सरकार के अंदर आता है। एम्बेसीज जो होती है, जैसे एम्बेसी के अंदर तुमने देखा होगा बजरंगी भाईजान एक मूवी आई थी सलमान खान की, बड़ी खतरनाक मूवी थी। खतरनाक मतलब बढ़िया वाली मूवी थी, वैसी वाली मूवी नहीं थी, है ना। उसमें मुन्नी जब आती है पाकिस्तान से खोकर आ जाती है इधर, तो वो सबसे पहले पाकिस्तान की एम्बेसी में लेकर जाता है। तो वो जो पाकिस्तान की एम्बेसी में जब वहां पर सूट बूट काला कपड़े पहनकर बैठे हुए रहता है, फिर वो वहां पर दंगे भड़क जाते हैं। तो वो क्या बोलता है, मैं काम यहां का करता हूं, मैं भी भारत का वासी हूं, लेकिन मुझे पैसे कौन देता है, पाकिस्तान की सरकार देती है, पाकिस्तान की आवाम देती है। वही ये जो भारत की जो एम्बेसी विदेश में होगी ना, यहां पर हमारे उसका राज चलेगा। यूक्रेन में वॉर हुआ, सारे आए इसके द्वारा है, एम्बेसी की वजह से। यहाँ पर इस एम्बेसी में सरकार, देश में सरकार कंट्रोल नहीं हो, दूसरे देश में, वहां पर जो हमारे देश की एम्बेसी है वहां पर हमारा कंट्रोल होगा, हमारा रूल। ये देखो हवाई क्षेत्र, ओ माय गॉड, चलो चले मितवा ऊंची ऊंची उड़ानों में, तो हम हवाई जहाज से अगर कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो वो डोमेस्टिक के अंदर आती है, ठीक है। फिर देखो माइंड के अंदर कनेक्ट होना चाहिए, एम्बेसी कंसल्टेंट्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन WHO, ये सारी मिलिट्री बेसिस ऑफ अदर कंट्री लोकेटेड इन द डोमेस्टिक कंट्री आर नॉट इंक्लूड द डोमेस्टिक टेरिटरी। मतलब हमारे देश में कोई विदेशी आया हुआ है, हमारे देश में कोई विदेश का एम्बेसी है, तो वो इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, वो डोमेस्टिक के अंदर नहीं कराया। एम्बेसी ऑफ जापान लोकेटेड इन इंडिया, जापान की एम्बेसी हमारे देश में नहीं होगी। एम्बेसी ऑफ इंडिया जापान में हमारी है, तो हमारी वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगी। समझ में आ गया? ठीक है, बहुत बढ़िया, गदर काट दिया सर आपने। अब देखो थिंक, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग बी ट्रीट एज पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। पेपर में आ जाता है क्वेश्चन कई बार, ठीक है। डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होगी और देखनी है। सैलरी ऑफ इंडियन सिटीजन वर्किंग एम्बेसी लोकेटेड इन एम्बेसी ऑफ जापान लोकेटेड इन इंडिया, जापान सिटीजन वर्किंग इन एम्बेसी ऑफ जापान लोकेटेड इन इंडिया, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन है, आंसर भी देखते हैं आगे। आंसर होगा, बिल्कुल होगा, दीपक सर ने आंसर भी लिख रखे होंगे। देखा आ गया ना आंसर, कैसे नहीं करेंगे आंसर।
देखो ये भी नो है, ये नो है, ये यस है। इंडियन सिटीजन वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी, भारत का है, भारतीय एम्बेसी में काम करता है, लेकिन वो जापान में है, तो हमारे देश का कहलाएगा। मैंने बोला ना यहाँ का कहीं बाहर है वो कहलाएगा, बाहर का यहाँ है कोई मतलब नहीं है, छोड़ दो, हटाओ। फॉरेन बैंक लोकेटेड इन इंडिया, यस, विदेशी बैंक है हमारे देश के अंदर, है ना। इंडियन बैंक लोकेटेड इन अमेरिका, हमारे देश का कोई बैंक है वो अमेरिका में नहीं, वो बैंक जो है उस पर राज वहां की कंपनी का चलेगा, ठीक है। वो लोग डब्ल्यूएचओ तो किसी के देश का नहीं होता। एयर इंडिया, एयर इंडिया है हमारे देश का है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से जापान जा रहा है, एयर इंडिया हमारे देश की कंपनी है। समझ में आ गया ना? हाँ बिल्कुल आ गया। क्या चैनल को सब्सक्राइब करवा दो ना फिर। अब देखो, नॉर्मल रेसिडेंट, सामान्य निवासी, सामान्य निवासी कौन होता है? सामान्य निवासी। मैं देखो सिंपल शब्द में बोलूं, डेफिनेशन नहीं पढ़ी मैंने तुम्हारे सामने, सिंपल शब्द में वो व्यक्ति जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जिस देश से रिलेटेड हो वो उस देश का सामान्य निवासी कहलाता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं इस देश में रिलेटेड हूं ना, इकोनॉमिक इंटरेस्ट इस देश से रिलेटेड है, तो मैं इस देश का सामान्य निवासी कहलाऊंगा। समझ में आ गया ना? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। रेफर्स टू इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन दैट रेसिडेंट ऑफ दैट कंट्री फॉर 1 more year, 1 साल से ज्यादा तक रहे, और हुज सेंटर टू इकोनॉमिक इंटरेस्ट। समझ में आया? वो व्यक्ति जो 1 साल से ज्यादा जिस देश में रहता है वो वहां का नॉर्मल रेसिडेंट कहलाता है, या उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट 1 साल से ज्यादा तक जिस देश से रिलेटेड होता है वो उस देश का कहलाता है। अर्निंग स्पेंडिंग एक्युमुलेशन वेल्थ etc लाइव इन द इकोनॉमिक टेरिटरी इन द कंट्री। मतलब जिस देश में, हिंदी में देखो, किसी व्यक्ति का, हिंदी में देख लेना व्यक्ति लिखा है, का एक आर्थिक इकोनॉमिक इंटरेस्ट स्थिति जिस देश से संबंधित हो वो उस देश का क्या कहलाता है? सामान्य निवासी कहलाता है। ठीक है, सुना? या आर्थिक स्थिति लिख लो या आर्थिक रुचि लिख लो, बात एक ही है। समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया होगा। ठीक है, अब देखो दिमाग में होना चाहिए, हमने पढ़ा नॉर्मल रेसिडेंट को बोलते हैं सामान्य निवासी बोलते हैं। ठीक है, आर्थिक हित, किसी व्यक्ति का आर्थिक हित जिस देश से संबंधित हो वो उस देश का क्या कहलाता है? सामान्य निवासी कहलाता है। वो उस देश का क्या कहलाता है? सामान्य निवासी कहलाता है। क्या कहलाता है? सामान्य निवासी कहलाता है। ठीक है, देखो नॉर्मल रेसिडेंट डज नॉट नेसेसरी मीन द पर्सन सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब ये नहीं है कि वो उस देश का सिटीजन ही होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल रेसिडेंट अलग होता है, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जिस देश में होता है वो। ठीक है, सिटीजन ऑफ वर्किंग इंटरनेशनल फॉरेन इंस्टीट्यूशन सच एज एम्बेसी जापान फाउंड आर नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हाउएवर द इंस्टीट्यूशन नॉट कंसिडर्ड नॉर्मल रेसिडेंट। मतलब क्या बोला है, दोबारा सुनो। सिटीजन ऑफ इंडिया वर्किंग इन इंटरनेशनल और फॉरेन इंस्टीट्यूशन, भारत का कोई इंसान विदेश में काम करता है या कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशन में काम करता है, सच एज एम्बेसी, चाहे वो जापान में हो या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अंदर हो, आर नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो हमारे देश का नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो कहलाएगा। बट दीज इंस्टीट्यूशन आर नॉट कंसिडर्ड नॉर्मल रेसिडेंट, वो नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं मानेंगे। हम तो मानेंगे नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो नहीं मानेंगे। फॉरेन सिटीजन पोस्टेड इन द फॉरेन मिलिट्री बेसिस लोकेटेड इन द इंडियन आर नॉट बी ट्रीटेड नॉर्मल रेसिडेंट। फॉरेन सिटीजन है, फॉरेन मिलिट्री बेस में काम कर रहा है, नहीं कहलाएगा। पीपल विजिटिंग अ कंट्री फॉर टूर, टूर के लिए आया,
मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आया, वो भी नहीं कहलाएगा। इफ वर्कर क्रॉस द बाउंड्री बॉर्डर बिटवीन कंट्री फॉर वर्क पर्पस दे विल ट्रीट अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अगर कोई काम के पर्पस से देश की बाउंड्री क्रॉस कर रहा है, अगर कोई काम के पर्पस से देश की बाउंड्री क्रॉस कर गया तो वो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया कहलाता है। समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया होगा समझ में। फिर इसके बाद क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी फटाफट, जल्दी क्वेश्चन मारो, जल्दी तुरंत। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखो क्वेश्चन तो आगे भी होगा, आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या है? क्वेश्चन है हमारा, इंडियन सिटीजन वर्किंग इन एम्बेसी ऑफ जापान लोकेटेड इन इंडिया। कोई भारत का इंसान है, इंडियन सिटीजन वर्किंग इन एम्बेसी ऑफ जापान, जापान की एम्बेसी में काम कर रहा है, वो भारत के अंदर है, क्या कहलाएगा? नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहलाएगा, सॉरी नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहलाएगा। भारत में है ना, कमा तो यही रहा है, इंडियन सिटीजन है तो यही इंक्लूड होगा। ठीक है, जापान सिटीजन वर्किंग इन एम्बेसी, जापान का कोई सिटीजन है, एम्बेसी में काम कर रहा है, किसकी एम्बेसी में? जापान की एम्बेसी में, लेकिन वो एम्बेसी कहां पर है? भारत में। जापान का ही इंसान है, जापान की एम्बेसी में काम कर रहा है, वो एम्बेसी अगर भारत में है तो वो नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहलाएगा, इंसान भारत का होना चाहिए। समझ में आ गया? एम्बेसडर ऑफ, तीसरा देखते हैं, इंडियन सिटीजन वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी, भारत का है, भारतीय दूतावास के अंदर काम करता है, लेकिन जो जापान के अंदर है, भारत का है ना, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहलाएगा। ठीक है, एम्बेसडर ऑफ इंडिया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एम्बेसडर है वो, ये कहलाएगा। ए जापानीज वर्किंग सीईओ, एक जापान का कोई इंसान है, वो इसमें काम कर रहा है, छोड़ो ना वो तो कुछ है ही नहीं। इंडियन एम्प्लॉय WHO में काम कर रहा है, कहलाएगा। अगर भारत का कोई व्यक्ति कहीं पर भी काम कर रहा है, कहलाएगा। फॉरेनर वर्किंग इन इंडियन बैंक, कोई भारत का इंसान है, इंडियन बैंक में काम कर रहा है मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा तो अपने आप बन जाता है ना, कहलाएगा। यस। अमेरिकन वर्किंग इन UNO ऑफिस इन इंडिया, कोई अमेरिकन इंसान है, UNO के ऑफिस में काम कर रहा है जो भारत के अंदर है, 1 साल से ज्यादा, वो भी सिटीजन बन जाएगा, नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा। समझ में आया? तो एग्जांपल मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा, ये पेपर में कई बार आते हैं यस और नो में रीजन के साथ। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा आता है मीनिंग नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है? रेफर्स टू द एग्रीगेट ऑल फैक्टरी इनकम earned by the factor of production normal resident of a country both within the domestic territory। मतलब क्या बोला? किसी भी देश के जो नॉर्मल रेसिडेंट है, मतलब जो सामान्य निवासी हैं, जो सामान्य निवासी हैं, ठीक है, सामान्य निवासी द्वारा किसी भी क्षेत्र से कमाया गया पैसा, वो सारा का सारा राष्ट्रीय आय कहलाता है। सामान्य निवासी द्वारा, नॉर्मल रेसिडेंट द्वारा, सामान्य निवासी द्वारा, नॉर्मल रेसिडेंट द्वारा किसी भी क्षेत्र से कमाया गया पैसा को अगर हम इकट्ठा कर देंगे तो वो हमारा राष्ट्रीय आय कहलाएगा। समझ में आया? देखो इकोनॉमिक GNP ये सब कराएंगे अभी। ठीक है, नेशनल इनकम, सारे पैसे इकट्ठे कर दिए। ठीक है, किसी भी सेक्टर से हो, वो GDP कहलाती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर देखो GDP का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक, सिर्फ घरेलू की अगर हम बात करें, घर के अंदर की बात करें, विदेशी वाला जो जोड़ देते हैं तो नेशनल इनकम कहलाती है। समझ में आया? फिर उसके बाद यहां देखो, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए पेपर में बोला, और हमें यही नहीं बोला कि निकालना क्या है, सिर्फ राष्ट्रीय आय बोलकर चुप हो गया। यह नहीं बोला कि नेट नेशनल इनकम निकालें, ग्रॉस नेशनल इनकम निकालें, या फैक्टर कॉस्ट पर निकालें, या मार्केट प्राइस पर निकालें।
कुछ भी नहीं बोला, बोला राष्ट्रीय निकालो और शांत, चुप हो गया। जब राष्ट्रीय आय निकालने के लिए बोलेगा और उसने कुछ भी अगर नहीं बोला तो हमेशा एनएनपी एट एफ से निकलता है। क्या निकलता है? एनएनपी एट एफ से निकलता है। जब राष्ट्रीय आय निकालने के लिए बोला और फिर उसके बाद वो चुप हो गया, शांत पड़ गया, ये नहीं बताया कि राष्ट्रीय आय नेट पर निकालें या ग्रॉस पर निकालें, मार्केट प्राइस पर निकालें या फैक्टर कॉस्ट पर निकालें, तो हमेशा हम अपनी मर्जी से निकालेंगे नेशनल इनकम एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट एफसी पर निकालेंगे। समझ में आया? अब देखो मीनिंग क्या है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताई, रेस्ट ऑफ द एग्रीगेट ऑफ ऑल फैक्टर इनकम, मतलब हिंदी में बोलेंगे सभी क्षेत्रों द्वारा, सभी कारक आय द्वारा प्राप्त की गए पैसे, मतलब सभी क्षेत्रों द्वारा जितना पैसा कमाया गया उन सबको अगर जोड़ देते हैं तो वो क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय कहलाता है। ठीक है, अब देखो एनएनपी एट एफसी का मतलब क्या होता है और जीडीपी एट एमपी का मतलब क्या होता है? एन का मतलब बोला नेट, फिर अगर बीच वाला एन उसे बोला नेशनल इनकम। पहला एन और पहला जी इसके साथ कॉम्बिनेशन बनता है। एन का मतलब नेट, जी का मतलब ग्रॉस, दूसरा एन और फिर डी इसका कॉम्बिनेशन बनता है, मतलब नेशनल और डोमेस्टिक। फिर उसके बाद पी और पी तो सेम है, एफसी और एमपी का कॉम्बिनेशन बनता है जिसे बोलते हैं मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। समझ में आया? फैक्टर कॉस्ट मतलब राष्ट्रीय आय का मतलब मैंने बताया, देखो डोमेस्टिक का मतलब एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितना ही पैसा आता है अगर वो जोड़ दिया जाए तो डोमेस्टिक कहलाएगा, डोमेस्टिक इनकम कहलाएगा घर के अंदर। और विदेशों से विदेश हमारे देश के लोग जो विदेश में काम कर रहे हैं वो सारा पैसा अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो नेशनल इनकम कहलाता है। समझ में आया? सिर्फ अगर देश की इनकम निकलती है तो डोमेस्टिक, विदेशी वाला पैसा भी जो विदेश से अपने मम्मी पापा को भेजा जाता है वो सारे अगर पैसे जोड़ दिए जाए तो क्या कहलाता है? वो नेशनल इनकम कहलाता है। समझ में आया? ठीक है, अब देखो नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? जी का मतलब ग्रॉस विदाउट डिडक्शन, कुछ घटा हुआ नहीं होता, और नेट का मतलब क्या होता है? विद आफ्टर डिडक्शन। मतलब ग्रॉस से नेट पर जाएंगे, ग्रॉस से नेट पर जाएंगे तो इधर माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास, और अगर नेट से वापस उस पर चले गए तो प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास। नेशनल बड़ा होता है और डोमेस्टिक क्या होता है? छोटा होता है। हम कोई चीज, हम जैसे मान लो हम जमीन से छत पर जा रहे हैं तो सीढ़ियां प्लस करनी पड़ती है, वही नेशनल से अगर हम डोमेस्टिक पर जाएंगे तो प्लस करेंगे एनएफ, सॉरी नेशनल बड़ा होता है, बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो माइनस करेंगे एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अभी आगे बताएंगे कॉन्सेप्ट। वापिस अगर इस पर आएंगे तो माइनस करेंगे, इससे उस पर जाएंगे तो यहां पर आके हम इसमें क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे एनएफआईए। ठीक है, मार्केट प्राइस बड़ा होता है, फैक्टर कॉस्ट छोटा होता है। इससे अगर इस पर आएंगे तो इसमें से माइनस करेंगे एनआईटी, और इससे इस पर जाएंगे तो समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं। अरे दीपक सर हैं आपके लिए, दीपक सर हैं, ये देखो ग्रॉस नेट, ग्रॉस बड़ा होता है, नेट छोटा होता है। ग्रॉस से नेट पर गए, इस ये दे रखा है वो निकालना है तो मतलब डेप्रिसिएशन माइनस होता है, इससे इस पर आएंगे तो इसमें प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन। आया समझ में? फिर अगर नेशनल से डोमेस्टिक, ये देखो अब दिख रहा है ना, ग्रॉस से उस पर गए माइनस करा, नेट से इस पर आएंगे तो प्लस होगा। ठीक है, नेशनल से डोमेस्टिक, नेशनल से डोमेस्टिक पर जाएंगे, इससे उस पर निकालना है तो माइनस करेंगे एनएफ आइए, इससे इस पर आएंगे तो इसमें प्लस कर देंगे एनएफ आइए। एनएफ आइए की फुल फॉर्म नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड।
नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। समझ में आया? फिर इसके बाद मार्केट प्राइस, जिसे एमपी बोलते हैं, फैक्टर कॉस्ट, जिसे एफसी बोलते हैं, हिंदी में इसे बोलते हैं बाजार कीमत, और इसे कारक लागत। ठीक है, नेशनल को बोलते हैं राष्ट्रीय, डोमेस्टिक को बोलते हैं घरेलू, है ना। ग्रॉस को बोलेंगे सकल, और नेट को बोलेंगे शुद्ध। ठीक है, नेशनल को बोलेंगे राष्ट्रीय, और डोमेस्टिक को बोलेंगे घरेलू। ठीक है, हिंदी में भी करा दिया, बस क्या कर दो, चैनल को सब्सक्राइब मार दो। ठीक है, अब देखो बाजार कीमत से फैक्टर कॉस्ट पर जाएंगे, इससे इस पर आएंगे तो माइनस करेंगे एनआईटी, इससे इस पर आएंगे तो इसमें प्लस करेंगे एनआईटी। एनआईटी का फॉर्मूला एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये निकालने का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता। क्या निकालते हैं? एनआईटी, मतलब शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। क्या निकालेंगे? शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। समझ में आया? क्या निकालेंगे? शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, है ना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब मार दो, वापस इधर आ जाए। ठीक है, तो इतनी चीज समझ में आ गई। फिर इसके बाद देखते हैं वही चीज मैंने बताई ना, ग्रॉस से नेट पर जाएंगे, डेप्रिसिएशन क्या करेंगे? माइनस करेंगे, मूल्य ह्रास। नेट से अगर इस पर आएंगे, नेट से वापस इस पर आएंगे, तो इस वाले में क्या कर देंगे हम? प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन। इधर से माइनस करेंगे ये, तो ये आएगा, इससे इसमें प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन, तो ये आ जाएगा। फिर नेशनल से डोमेस्टिक पर जाना है, नेशनल बड़ा है, डोमेस्टिक छोटा है, तो इस वाले में से माइनस करेंगे NFIA, उससे अगर इस पर आएंगे तो इसमें प्लस कर देंगे NFI में। ठीक है, वही मार्केट प्राइस वाला, इससे उस पर जाएंगे तो इसमें से माइनस करेंगे NIT, और इससे इस पर आएंगे तो प्लस करेंगे NIT। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। समझ में आ गया? ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब मार देना। वही चीज देखो बार बार, ग्रॉस से नेट पर आएंगे तो डेप्रिसिएशन माइनस, देखो इससे एरो उधर जा रहा है ना, तो डेप्रिसिएशन प्लस। डेप्रिसिएशन को बोलते हैं मूल्य ह्रास। ठीक है, फिर नेशनल से इस पर आएंगे तो देखो माइनस हो गया, डोमेस्टिक से उस पर जाएंगे तो प्लस होगा। इसको बोलेंगे शुद्ध, इसको बोलेंगे सकल, सॉरी घरेलू, इसको बोलेंगे कारक लागत, इसको बोलेंगे सकल, इसको बोलेंगे राष्ट्रीय, इसको बोलेंगे बाजार कीमत। पूरा चार्ट पेपर बना रखा है ना। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि यहां से मिट जाता है। अगर पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ चाहने के लिए
टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको, ठीक है, टेलीग्राम से आप पीडीएफ ले लेना। समझ में आ गया? फिर उसके बाद आता है तुम्हारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। क्या आता है हमारा? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन, सकल निवेश और मूल्यह्रास। सकल निवेश और मूल्यह्रास, सकल निवेश और मूल्यह्रास, है ना। अब देखो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, दिस इंक्लूड पार्ट विच गोज टू रिप्लेस एंड नेट एडिशन एग्जिस्ट कैपिटल स्टॉक इन्वेस्टमेंट। देखो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, मतलब एक वर्ष के दौरान, ठीक है, जो पूंजीगत वस्तु का उत्पादन होता है वो, जिसके अंदर पार्ट विच गोज टू रिप्लेसमेंट, ऐसा पार्ट जो रिप्लेस भी हो गया वो, और नेट एडिशन कितना हमने जोड़ा वो सारा जोड़ देंगे तो हमारा नेट इन्वेस्टमेंट कहलाता है, एग्जिस्टिंग नेट इन्वेस्टमेंट कहलाता है। मतलब दोबारा सुन लो, एक लेखा वर्ष के दौरान किया गया वह पैसे कमाने के लिए किया गया वह, वो नेट इन्वेस्टमेंट कहलाता है। ये देखो नेट का मतलब बोलते हैं, ग्रॉस इन्वेस्ट का मतलब बोलते हैं सकल निवेश, सकल निवेश, इसको बोलेंगे शुद्ध निवेश। सकल निवेश के अंदर नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन दोनों जुड़ा हुआ होता है। सकल निवेश का मतलब क्या है ये सुनो, सकल निवेश का मतलब क्या है? सकल निवेश का मतलब है जैसे मान लो हमने एक कोचिंग खोला, हमने एक कोचिंग क्लासेस खोली, उसमें पहली बार जो पैसा इन्वेस्ट हुआ, बिल्कुल नया नया पहली बार जो पैसा इन्वेस्ट हुआ पूरा सेटअप तैयार करने में, जो नई चीज की वैल्यू है वो हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहलाता है। लेकिन एक साल बाद उसकी वैल्यू कम हो गई होगी ना, वो कहलाता है नेट इन्वेस्टमेंट। एक साल बाद उसकी वैल्यू कितनी बची हुई है, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो हमारा नेट इन्वेस्टमेंट आता है। अभी थोड़ी देर पहले नेट से ग्रॉस पर जाने के लिए हमने करा था ना, नेट से ग्रॉस पर जा रहे थे तो प्लस हो रहा था, ग्रॉस से नेट पर आ रहे थे तो माइनस हो रहा था, वही है। समझ में आ गया? देखो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन घटा दिया तो नेट आ गया, ठीक है। डेप्रिसिएशन इज द डिडक्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। मतलब क्या बोला? जो डेप्रिसिएशन है ना, जो मूल्यह्रास है, ठीक है, जो मूल्यह्रास है वो कटौती है। क्या है? कटौती है। किसमें? फिक्स एसेट में, स्थिर संपत्ति में। स्थिर संपत्ति का उपभोग, स्थिर संपत्ति का उपभोग मूल्यह्रास कहलाता है। स्थिर संपत्ति का उपभोग मूल्यह्रास कहलाता है। जैसे कोई टूट फूट हो गई, वियर आउट ईयर को टूट फूट बोलते हैं, एक्सीडेंटल डैमेजेस हो गया, ठीक है, हमने अनुमान लगा रखा था कि एक साल बाद इसकी वैल्यू इतनी कम हो जाएगी। हम जो तुम अकाउंट के अंदर पढ़ते होगे डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, वो इन्हीं सब चीजों के लिए बनाया जाता है। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड जितना बनाया इसका मतलब उतना नुकसान हुआ हमारा डेप्रिसिएशन से। समझ में आएगा? डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? मूल्यह्रास। मूल्यह्रास की डेफिनेशन क्या होती है? जो स्थिर संपत्ति होती है उसमें जो कटौती हो जाती है एक साल बाद, टूट फूट गया, उसकी वैल्यू जो कम हो जाती है वो क्या कहलाता है? हमारा डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास कहलाता है, ठीक है। फिर इसके बाद एनएफआईए का कॉन्सेप्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया, दोबारा देख लो। एनएफआईए, एनएफआईए, ठीक है, नेट फैक्टरी इनकम फ्रॉम अब्रॉड रेफर टू डिफरेंस बिटवीन इनकम अर्न्ड बाय सिटीजन ऑफ द डोमेस्टिक कंट्री रेसिडेंट ऑफ अब्रॉड एंड इनकम अर्न्ड बाय द फॉरेन सिटीजन रेसिडेंट इन द डोमेस्टिक कंट्री। मतलब ये भारत और ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये जो विदेशी लोग हैं ये यहां पर आते होंगे काम करने के लिए, और भारत के लोग बाहर जाते होंगे काम करने के लिए। जब हम बाहर जाएंगे काम करने के लिए तो वहां से हमारे पास पैसा आएगा,
जब वहां से कोई हमारे देश में आएगा काम करने का तो यहां से पैसा वहां जाएगा, ठीक है, यहां से पैसा वहां जाएगा। जब वहां से यहां पर आया पैसा, जब वहां से यहां पर आया पैसा तो प्लस होगा, उसे बोलते हैं फ्रॉम, ठीक है। और जब यहां से पैसा वहां गया तो उसे बोलते हैं टू, समझ में आया, उसे क्या बोलेंगे टू। वही देखो क्या बोला, फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम फॉरेन, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। हिंदी में विदेशों से प्राप्त कारक आय, इसमें से माइनस कर दोगे विदेशों को प्राप्त कारक आय, इनको सॉल्व कर दोगे हमारा NFI आ जाएगा, NFIA आ जाएगा। मतलब जितना पैसा वहां से आया, हमारे देश के लोग विदेश में काम करते होंगे तो पैसा आएगा हमारे देश में, विदेशी लोग हमारे देश में आते हैं जॉब करने के तो यहां से पैसा वहां जाएगा, है ना। तो जितना डिफरेंस हुआ उस डिफरेंस को उस अंतर को क्या बोलते हैं, NFIA बोलते हैं। समझ में आ गया, ठीक है, आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद ये देखो फैक्टर इनकम का टॉपिक चल रहा है, कंपोनेंट ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। विदेशों से पैसा कौन कौन सा आ सकता है। नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, इट इज डिफरेंस बिटवीन, मतलब नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब शुद्ध कर्मचारियों का पारिश्रमिक, मतलब यहां से सैलरी जाएगी वहां से सैलरी आएगी, उसका अंतर। नेट अर्न इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी एट इंटर्नशिप, मतलब प्रॉपर्टी से या इंटर्नशिप से जो पैसा आएगा, यहां से आया वहां से गया वो। और नेट रिटेन्ड अर्निंग ऑफ द रेसिडेंट, इट इज द डिफरेंस बिटवीन रिटेन अर्निंग डोमेस्टिक कंपनी लोकेटेड द अब्रॉड, जो रिटेन्ड अर्निंग होती है। रिटेन्ड अर्निंग मतलब जो प्रॉफिट वाला जो पैसा होता है वो सारा किसी भी प्रकार का पैसा आ सकता है। तुम्हारा ये लिखा हुआ नहीं आएगा, बस सीधा क्या होगा, या तो ये लिखा होगा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड लिखा होगा, या डायरेक्ट NFIA लिखा होगा। अगर मान लो सिर्फ ये आ जाए फैक्टर इनकम टू अब्रॉड या नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड आ जाए तो कुछ ही मत करना, जो भी तुम्हारा फॉर्मूला बन रहा होगा ना उस फॉर्मूले में एक माइनस अपनी तरफ से लगा देना, बस। ये कैसे हुआ क्या हुआ ये मत सोचना। देखो क्यों हुआ, मान लो ये 0 है और इसकी वैल्यू 10 है तो आंसर तो देखो -10 आएगा ना। समझ में आ गया, ठीक है। तो अगर नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे रखा है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे रखा है, वहां पर वैल्यू अगर माइनस में भी दे रखी है, वहां पर वैल्यू अगर माइनस में भी दे रखी है, कुछ भी दे रखा है, तुम्हें एक माइनस अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये तो बता ही दिया, वही चीज आ रही है बार बार। अब देखो डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये देखते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसमें से मार्केट प्राइस वाले हिस्से में से, मतलब बाजार कीमत वाले हिस्से में से माइनस कर देते हैं अगर NIT, तो हमारा फैक्टर कॉस्ट वाला हिस्सा आता है। समझ में आया। NIT देखो, NIT का फॉर्म अभी थोड़ी देर पहले बताया, इनडायरेक्ट टैक्स मतलब अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स इनके, जब देखो सामान बनता है 10 रुपए का, लेकिन जब मार्केट में बिकने के लिए जाता है तो वो 12 रुपए हो जाता है। क्यों, टैक्स बढ़ गया ना, तो वो टैक्स वाला पैसा है। समझ में आया। जितने का बना वो फैक्टर कॉस्ट, जितने का बना वो फैक्टर कॉस्ट। मार्केट में जब गया तो महंगा हो गया, क्यों हुआ, NIT के कारण से हुआ। समझ। सब्सिडी का मतलब जैसे ये सारी चीज जुड़ जाती है तो ये पैसा बढ़ जाता है ना, वो सारी चीजें। समझ में आ गया। अब देखो तुम्हारे दिमाग में आ गई, सर जी अगर नहीं आया तो आना चाहिए था, सर जी यहां पर इनडायरेक्ट टैक्स आया, यहां डायरेक्ट टैक्स क्यों नहीं आया। ठीक है, क्योंकि देखो गुड्स और सर्विसेज का जो हम निकाल रहे हैं, ठीक है, जो वस्तु और सेवाओं के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं, नेशनल इनकम जो निकाली जाती है वो गुड्स और सर्विसेज पर निकाली जाती है, और गुड्स और सर्विसेज पर क्या लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। GST एक इनडायरेक्ट टैक्स है। समझ में आ गया, इसलिए डायरेक्ट टैक्स हम इसमें नहीं डालते। ठीक है, समझ में आ गया। तो हमने अभी तक इतनी चीज कर ली। आप लोगों को क्या करना है,
चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, जिससे क्या हो सके, आप लोगों को यूजफुल वीडियो इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंचती रह सके। ठीक है क्लास, थैंक यू क्लास। हम इसके आगे करेंगे कल। ठीक है, हमारा थ्योरेटिकल पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, एक पार्ट और लगेगा, फिर हम वन शॉट के अंदर तीनों मेथड कंप्लीट कर देंगे, हमारा नेशनल इनकम खत्म हो जाएगा। लेकिन नेशनल इनकम हम ऐसे करेंगे जो नालायक बच्चों को भी समझ में आए। बहुत अच्छी ट्रिक है नेशनल इनकम कराने की मेरे पास, समझ में आ गया। बस आप लोगों को क्या करना है, अपने दोस्तों को भी बुला लेना है साथ में। ठीक है, थैंक यू क्लास।